सभी बच्चों का संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम नीट वाले बच्चों के लिए कुछ नीट के पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं, जो नीट में ये आए हैं और इसलिए लाया गया है कि हमारे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करते हुए इस चीज को कंफर्म कर लें कि जो संकल्प परिवार, संकल्प का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो भी क्वेश्चन बता रहा है वो क्वेश्चन नीट के पेपर में कैसे आते हैं और कैसे करना है। चलिए, आज मेरा पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हुई है इस क्वेश्चन को लेके कि 8 नंबर में 1 नंबर होना चाहिए, तो 8 नंबर दे दिया है। वो क्वेश्चन है पहला, इफ ई एंड जी रिस्पेक्टिवली डिनोटेड एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन ई बाई जी हैज द डायमेंशन ऑफ। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा, इंग्लिश में पेपर है, मैं हिंदी में भी इसको कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। बोला है यदि ई और जी ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक को प्रदर्शित करें, तब ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात का बीमा क्या होगा। ऑप्शन ए यम यल माइनस वन टी माइनस वन, ऑप्शन बी यम यल जीरो टी जीरो, ऑप्शन सी यम टू यल माइनस टू टी माइनस वन, और ऑप्शन डी यम टू यल माइनस वन टी की पावर जीरो। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में हमारे नीट वाले बच्चों को ध्यान देना है कि जो हमें 45 सेकेंड का हर एक क्वेश्चन में टाइम मिलेगा, उस टाइम को कम करते करते 10 से 12 सेकेंड या 15 सेकेंड में कर लें। और उसके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये सोच है कि बच्चों का पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज कि बच्चों का कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी चीज कि बच्चे जब कैलकुलेशन करें तो अपने माइंड से ज्यादा कैलकुलेशन करें, कुछ ही समय में पेन उठाएं। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से उनका समय भी बचेगा और इरिटेट भी नहीं होंगे और क्वेश्चन सही करके आएंगे। और रही बात ट्रिक की, तो ट्रिक मैं खुद बताऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन बोला है द रेशियो ऑफ ई एंड जी, द डायमेंशन ऑफ रेशियो ऑफ द ई एंड जी, ई बाई जी। तो इसका मतलब तो ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक के का अनुपात का बीमा क्या होगा। हम करेंगे क्या बच्चों, देखिए ई और जी ये दोनों दिया है। ई और जी में आपको पता है कि ई को एनर्जी बोला है, ऊर्जा बोला है, ई को एनर्जी कह रहा है और जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट मींस कि जी ई जो है एक ऊर्जा है और जी है एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अगर थोड़ा सा भी आप ये मत सोचिएगा कि 11th-12th में आपने क्या किया, बस इतना सोचिएगा कि जो संकल्प में आपको पढ़ाया जा रहा है, जो हमारे टीचर, हमारे सहभागी, जो हमारे सहयोगी जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, बस उनके कॉन्सेप्ट को, उनके नोट्स को जरूर पढ़िए। निश्चित रूप से सफलता आपके सामने नजर आएगी। और इसी विश्वास के साथ मैं भी आपको आज क्वेश्चन करा रहा हूं, ये दिखाना चाह रहा हूं कि जो आपके पिछले पेपरों में क्वेश्चन आ चुके हैं डायमेंशन से, वह कैसे आए हैं और कैसे मुझे करना चाहिए। और ये आप इतने योग्य जरूर हैं, मैं मानता हूं कि आप योग्य हैं और आप कर भी लेंगे। थोड़ा सा टीचरों का सहारा चाहिए, अगर सहारा मिल गया निश्चित रूप से काफी ऊंचाइयों तक आप जाएंगे। जो आपका सपना होगा वो साकार होगा। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आपके सपने को साकार करने के लिए आपके साथ तत्पर हैं और लगे हुए हैं। चलिए देखिए, इसमें ई और जी के अनुपात का बीमा पूछा है, आपसे डायमेंशन पूछा है, तो कैसे करेंगे। देखो ई जो होता है बेटा, ई का जो डायमेंशन होता है वो होता है एम एल टू टी माइनस टू, ई बाई जी पूछा था। और जी का जो डायमेंशन कैसे निकालेंगे वो देख लो। अगर मान लो आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, अगर आप थोड़ा सा तोड़ना सीख गए तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। मान लीजिए आपको ये आपको डायमेंशन नहीं आता, अब ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या। देखिए, हम बताने जा रहे हैं उसको देखिए। आप दोनों तरीका मैं बताऊंगा, तो दोनों तरीके में अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से आप हर क्वेश्चन का जवाब आपके सामने नजर आएगा। चलिए बस इतना जरूर याद रखिएगा बच्चों, अगर फार्मूला तैयार है तो कोई भी मुश्किल आपको नहीं होने देंगे हम। चलिए देखिए, ई बाई जी आपसे रेशियो पूछा है ई बाई जी का,
ये एक एनर्जी होती है, आपको मैं पहले दी थी एनर्जी, और एनर्जी एक वर्क भी कर सकते हैं, और वर्क का जो फार्मूला होता है बेटा F इंटू एस होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैसे बनता है बच्चों, यह होता था F इक्वल टू, आप पढ़े होंगे 11th में, m1 m2 by r स्क्वायर, और G इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज 6.67 10 की पावर -11। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो बाकी को इधर भेज दो बच्चों, एफ आर स्क्वायर बाई, यह हो जाएगा m1 m2, यहाँ पे रख देते हैं। अगर जी की वैल्यू निकालें तो ऐसे ही निकालेंगे ना, एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2, यहाँ पे हम जी की जगह रख दी, रखने के बाद m1 m2 तो चला गया बच्चों ऊपर, चलो ऊपर ले जाते हैं, ई बाई जी इक्वल टू, देखो एफ इंटू एस अपान एफ आर स्क्वायर, m1 m2 ऊपर गया, एफ से एफ कैंसिल बच्चों, ये यस क्या है, डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस है, एक से एक कैंसिल, बस आपके सामने आपका क्वेश्चन तैयार, आंसर भी तैयार। यानी क्या, यानी ये हो गया यम, इसका हो गया यम स्क्वायर, और ये क्या हो गया बच्चा, ये हो गया यल। और अगर आपको पता है कि डायमेंशन में सभी चीजें ऊपर होती हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें तो यम स्क्वायर, और आपको पता है कि एक्सपोनेंट रूल ये कहता है कि कोई भी चीज नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अगर टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप होती है, यानी अपने प्लेस को छोड़ रही है, तो निश्चित रूप से उसका साइन चेंज होगा पावर का, यानी हो जाएगा एल की पावर -1। ये आपका आंसर हुआ m2l-1, आपके सामने वो आंसर दिया। और देखिए ऑप्शन आप ये खोजेंगे m2l-1 कौन सा आंसर है। देखिए इसमें समस्या ये आती है कि अब एक चीज याद रखिएगा, डायमेंशन में किसी का अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 मानी जाती है, यानी उसको हटा ही दो तो अच्छा है। देखो सभी की पावर 0 जहां जहां है, यानी ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, पावर 0 होना चाहिए, और कहीं पावर 0 नहीं, यल पावर 0 ये भी चला गया, और कहीं नहीं है। अब हमारे पास आंसर क्या मिला, m2l-1, m2l-1, ये ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क, यानी इसका आंसर डी फॉर डेनमार्क हुआ। यानी दो तरह से हम डायमेंशन के क्वेश्चन को लगाते हैं। पहला लगाते कैसे हैं बच्चों, कि या तो फार्मूले से इसको ब्रेक करना सीखें, या सीधे डायमेंशन तैयार रखें तो उसको रखना सीखें। डायमेंशन कभी ना कोई याद कर पाया ना याद कर पाते हैं, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड होता है, और ज्यादातर डायमेंशन याद रहते हैं, बाकी एक्स्ट्रा डायमेंशन जो नए बने रहते हैं वो नहीं याद हो पाते हैं। ऐसे कंडीशन में आपको प्रेशर में नहीं अपने माइंड को रखना है, आपको स्ट्रेस में नहीं आना है। ऐसे क्वेश्चन में फार्मूला अगर तैयार है तो निश्चित रूप से आप 100% कर लेंगे, और वो सिखाने का कार्य मैं करूंगा। ये मेरा वादा भी आपके साथ में, संकल्प, मैं संकल्पित भी हूं आपके साथ कि मैं निश्चित रूप से आपको एक एक क्वेश्चन को ऐसे शॉर्ट में हैंडल करते हैं वो मैं सिखाऊंगा। चलिए इसका आंसर हुआ बी फॉर डेनमार्क, m2l-1। दूसरा द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, देखिए इसका मतलब द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है हिंदी में बेटा प्रतिबल। क्या होता है प्रतिबल, देखिए मैं आज जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा, कभी भी गलती नहीं कर सकते। आज मैं ये भी चीज बताऊंगा कि किसके किसके डायमेंशन सेम होते हैं, अगर उतने भी अगर आप तैयार हैं तो निश्चित रूप से आप कर लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है बच्चों प्रतिबल होता है। क्या होता है, प्रतिबल, स्ट्रेस। और आपको बता दें स्ट्रेस क्या होता है, जिसको हम कहते हैं F/A। और आपको ये भी बता दें, चाहे दाब हो, जिसे चाहे प्रत्यास्था, जितने भी प्रत्यास्था गुणांक हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, और प्रतिबल हो, यानी प्रेशर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस, इन तीनों का डायमेंशन फार्मूला होता है F/A। बस इतना ही याद रखिएगा। इसमें मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ यंग, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी यंग प्रत्यास्था गुणांक, जितने प्रत्यास्था गुणांक के टाइप्स हैं वो सभी का फार्मूला जब आप लास्ट में ब्रेक करोगे तो F/A ही आएगा। और इसको अगर F/A अगर अच्छे से देखें बच्चों तो क्या होता है, F को अगर आप ब्रेक करें तो F क्या होता है बच्चों, F/A। F को अगर आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं M इंटू ए, और ए को एक एरिया है तो इसको S स्क्वायर लिख सकते हैं। चलो
आपको करना क्या है कि अगर आपको फार्मूला बस तैयार है तो आप ब्रेक कर सकते हो, डायरेक्ट आप डायमेंशन लिख के भी कर सकते हो, दोनों तरीका बता दे रहे हैं आपको। जैसे आप पहले करना क्या है कि आपको सभी फार्मूले को एमकेएस में ब्रेक करना है, डिराइव क्वांटिटीज में नहीं, एमकेएस क्वांटिटीज में, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आपको ब्रेक करना है। जैसे फार्मूला एम इंटू ए, इसमें अभी कौन सा फंडामेंटल नहीं है, यह नहीं है, इसको फिर ब्रेक करेंगे यम वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटू एस स्क्वायर, अभी भी कौन नहीं, यह नहीं है, फिर से एक बार तोड़ेंगे यस बाई टी, टी या यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यस स्क्वायर हो जाएगा, एक यस से एक यस कैंसिल, बचा के क्या बचा आपका यम यस टी स्क्वायर। जब इसका डायमेंशन देंगे बच्चों तो हो जाएगा यम, यह यल ऊपर जाएगा तो यल माइनस वन, टी स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाएगा तो टी की पावर माइनस टू, यानी बना यम यल माइनस वन टी माइनस टू। यह डायमेंशन बना, और ये किसी का नहीं हुआ, ये स्ट्रेस का भी हुआ, प्रेशर का भी हुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी हुआ, चाहे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रेसिस्टिविटी हो, यानी चाहे प्रतिबल हो, चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे दाब हो, प्रेशर हो, सभी का डायमेंशन यही होगा। क्यों? क्योंकि सभी के फार्मूले बाई ए ही आता है। बस इतना याद रखना है बच्चों कि अब बाई ए में अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले आप फंडामेंटल यानी मूल राशि में ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करने के बाद तब तक ब्रेक करेंगे जब तक फंडामेंटल सम ना हो जाए। फंडामेंटल 7 होते हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ऐसे ही जो पदार्थ की मात्रा होते हैं, ये सब जितने भी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, इसी में आपको ब्रेक करना है। जैसे एफ इक्वल टू एम इंटू ए, यह आपका त्वरण था, त्वरण आपका मूल राशि नहीं होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होती है, इसको हम तोड़ेंगे वी बाई टी, फिर से एक बार देखेंगे भी आपका नहीं होता, इसको लिखेंगे यस बाई टी, तो टी पहले से एक था, टी स्क्वायर हो जाएगा। अब सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए, अब हम ब्रेक करेंगे, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे यस 2 बार है, यहाँ पे एक बार है, एक से एक कट जाएगा, एक बचेगा, यानी बचा यम अपान यस टी स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो यम यल माइनस वन और टी माइनस टू, आपको डायमेंशन देखना होगा, यम यल माइनस वन टी माइनस टू, यानी सी फॉर चाइना, यानी डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस इज यम यल माइनस वन टी माइनस टू, dimension of pressure is ml minus 1 t minus 2, dimension of modulus of velocity, चाहे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, चाहे मॉडुलस ऑफ रेसिस्टिविटी हो, यानी चाहे यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो बच्चों, चाहे दृढ़ प्रत्यास्थता गुणांक हो, चाहे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, उसका डायमेंशन जो होगा, बीमा जो होगा, यम यल माइनस वन टी माइनस टू होगा। क्यों? क्योंकि सभी का जो फार्मूला है यह बाई ए होता है, या बाई ए सभी में आता है, क्योंकि स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन कट जाता है, कैंसिल हो जाते हैं अपने में, तो यानी स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस यूनिट होती है जिसको हम विकृति कहते हैं, इसलिए सभी में बस स्ट्रेस ही बचता है, प्रतिबल बचता है, जिसके कारण सभी इंडिकेट प्रतिबल की ओर करते हैं, जिसके कारण सभी का बीमा डायमेंशन जिसे बीमा कहते हैं यम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा, द डायमेंशन ऑफ 1 by 2 epsilon naught e square, where epsilon naught is permeability of free space and E is electric field, then the dimension of, यानी ये बोला बच्चा कि यदि बोला है कि 1/2 epsilon naught e square का बीमा क्या होगा यदि epsilon naught परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो, यानी निर्वात की विद्युतशीलता हो। इसको बच्चा क्या कहते हैं, आप बहुत पहले से पढ़े आ रहे होंगे, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, ठीक है। ये जो है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया, यह वैद्युत क्षेत्र है। आपको ये भी पता होगा कि बोला है कि इसकी बीमा क्या होगी। चलिए बच्चों इसको हम देखते हैं, द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर आप 12th अच्छे से पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से एक फार्मूला था कि क्या, देखिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते रह जाएंगे तो करते ही रह जाएंगे, समय ही लगेगा ज्यादा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट को ब्रेक करेंगे, फिर ई को ब्रेक करेंगे, कैंसिल करेंगे, डायमेंशन लेंगे, तो आपके लिए दिक्कतें पैदा होंगी। आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो ये फार्मूला है बच्चों, यह जो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यह स्मॉल यू को फार्मूला है, जिसको हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, यानी एनर्जी डेंसिटी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा एनर्जी डेंसिटी। यह फार्मूला स्मॉल यू के नाम से जाना जाता है। अगर हम ध्यान से देखें कि स्मॉल यू को कैसे ब्रेक करेंगे, तो देखिए आपके सामने मैं करने जा रहा हूं, अगर थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इसका आंसर आपके सामने नजर आएगा।
और है भी। कुछ चीजें होती हैं जो दिखते हुए भी नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को आपको दिखते हुए देखना भी है। तो यहाँ पे वही चीज, यहाँ पे अगर इस फार्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन अगर आप 12th में पढ़े होंगे वो चैप्टर कैपेसिटेंस, कैपेसिटर के क्वेश्चन था, कंडक्टर एंड कैपेसिटर, उससे क्वेश्चन आए हैं, तो वहीं से बना फार्मूला बन के आया। अगर हम इसको देखें तो U इक्वल टू, जो एनर्जी डेंसिटी जिसको ऊर्जा घनत्व कहते हैं बच्चों, यह होता है U अपान वॉल्यूम, यानी U बाई वॉल्यूम भी, यानी इसको कहते हैं बेटा, U माने स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, और V माने होता है वॉल्यूम, यानी इसका मतलब स्मॉल u इक्वल टू प्रकार की एनर्जी, वॉल्यूम माने होता है बच्चा आयतन, और आपको तो पता ही है पोटेंशियल एनर्जी माने स्थितिज ऊर्जा। चलिए, अब स्थितिज ऊर्जा एक तरह की ऊर्जा है, एक तरह का कार्य होता है, मैंने आपको बताया था, चाहे वर्क पूछे, चाहे कार्य पूछे, चाहे एनर्जी पूछे, चाहे उनके टाइप्स पूछे, सभी का डायमेंशन सेम होता है, यम यल टू टी माइनस टू। थोड़ा सा अगर मेहनत कर लिए गए तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वॉल्यूम का होता है बेटा यल क्यू, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लंबाई यानी आयतन जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। अगर इसको सॉल्व करें तो इसको बस आराम से कर सकते हैं बच्चों, यम यल टू टी माइनस टू। आपको पता है ना कि घातांक नियम, एक्सपोनेंट रूल, किसी भी चीज को कहता है कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने पर उसके चिन्ह बदल जाते हैं बच्चों। और यहाँ पे हो जाएगा यल की पावर -3, और जब इसको सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करते हैं बच्चा, यम अकेला है, यल यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 3 टाइम्स है, यहाँ पे हो जाएगा -3 + 2, और यहाँ पे हो गया t-2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, यम यल -1 t-2, यानी क्या हुआ, एनर्जी डेंसिटी जो हो गए यम यल -1 t-2 होगी, यानी आपका आंसर होगा सी। देखो आपके सामने ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यम एल टू t-2 तो केवल किसको बताया, पोटेंशियल एनर्जी को, जो कि गलत था। नीचे वालूम भी आपका बचा -1, ये भी गलत है, यानी आपका ऑप्शन सी एम एल -1 t-2। अभी कुछ देर पहले मैं इसके बारे में चर्चा किया था, तो आपको बताया था कि आज ये भी जान लीजिएगा, एनर्जी डेंसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, क्योंकि यही यूनिट सेम किसकी है, यह यूनिट अगर हम ध्यान से देखें तो यह यूनिट जो है, यह किसकी है बच्चों, यह यूनिट आपका दाब का है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दिन प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। इसका मतलब स्ट्रेस का यानी प्रतिबल का, तो यानी इसका मतलब कि यदि आज एनर्जी डेंसिटी जो आपको फार्मूला मैं पढ़ा रहा हूं, यह भी उसी के फार्मूले के बेस्ट में इसका भी डायमेंशन सेम होगा। जैसे आपने प्रेशर का पढ़ा, एम एल -1 t-2, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पढ़ा, एम एल -t-2, स्ट्रेस का पढ़ा यानी प्रतिबल का पढ़ा आपने, एम एल -1 t-2। वैसे आज आप भी जान लीजिएगा, एनर्जी डेंसिटी का भी यही फार्मूला है, यही डायमेंशन है, एम एल -1 t-2। इट मींस कि एम एल -1 t-2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, इन द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर गिवन बाय एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, द फिजिकल क्वांटिटीज विल बी। इसका मतलब कि एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी में ए बी सी की वैल्यू रखने पर वो कौन सी भौतिक राशि होगी जिसको इंडिकेट करेंगे। चलिए एक बार हम इसको फिर से आपके सामने करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं बच्चों कि ये कैसे हो रहा है, वो देखिए। बस अपने अंदर वो विश्वास जागे जगाइए कि मैं अच्छा करूंगा और अच्छा करेंगे भी। अगर विश्वास, आपके कॉन्फिडेंस आपके हाथ में है, और आपके साथ इतने अच्छे अच्छे टीचर लगे हैं कि आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे बच्चों। चलिए देखिए आगे, तो कि एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी में बोला है कि अगर ए बी सी की वैल्यू दिया और बोला है कि ए बी सी की वैल्यू में रखने पर कौन सा भौतिक राशि यानी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज बनती है। पहला ए वेलोसिटी, दूसरा एक्सेलरेशन त्वरण, तीसरा फोर्स बल, और चौथा प्रेशर दाब। तो देखो बच्चों इसको कैसे ट्रिक से करते हैं। देखिए वेलोसिटी में जब भी आपने डायमेंशन पढ़ा था, आप करते हैं वेलोसिटी यानी वेग होता है विस्थापन बटे समय, और इसका जब बीमा निकालते हो वेग का,
देखो कैसे तुरंत का तुरंत करेंगे। यह होता है विस्थापन बटे समय। हिंदी वाले बच्चे देखें, विस्थापन बटे समय अंतराल या समय, और इसको हम एस बाई टी से दिखाते हैं बच्चों। तो जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसको कहते हैं एल, इसको कहते हैं टी। यानी अब इसको जब एक साथ लेते हैं तो टी की पावर 1 ऊपर जाता है तो एल टी माइनस 1। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम इसमें नहीं आ रहा है। और वेलोसिटी के बाद तो एक्सलेशन बनता है, त्वरण, वो वेलोसिटी से बनता है। तो त्वरण के लिए हो जाता है यही फार्मूला, एल टी माइनस 2। ठीक है। फोर्स और प्रेशर में ही, फोर्स के फार्मूले में जब फोर्स की बात करते हैं तो एम इंटू ए आता है, और जब प्रेशर की बात करते हैं तो एफ बाई ए आता है। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है कि क्या, कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन में मास नहीं होते। यानी अब मास को बताने वाला क्या है, ए। यानी मास उसमें नहीं होंगे, यानी उसके ऊपर हम जीरो लगा सकते हैं। जिसके ऊपर जीरो रहेगा ही नहीं, यानी अगर मास के ऊपर जीरो लगा दें तो रहेगा नहीं। यानी आपको ये देखना है कि कौन सा आंसर जिसमें ए जीरो है। ए जीरो किसमें किसमें बच्चा आपका, यह देखना है कि वेलोसिटी में ए वन दिया है, जबकि होना क्या चाहिए था कि वेलोसिटी में अगर इसको हम सॉल्व करें तो वेलोसिटी के लिए एम की पावर जीरो लगा सकते हैं, जबकि ए की पावर वन दिया है जो कि शो नहीं कर रहा है। एक्सेलेरेशन में भी एम नहीं होता है, एम की पावर जीरो इसमें भी होगा क्योंकि जीरो है, ये भी शो नहीं कर रहा है, ये भी गलत। तीसरा, फोर्स में यम इंटू ए तो सीधे सीधे है, यानी इसका डायमेंशन होगा यम, और ए का होता है एल टी माइनस 2। यानी यम है जो कि गलत दिया है, ए की पावर जीरो नहीं होगी, ए की पावर वन होना चाहिए। ए क्योंकि ए किसको बता रहा है, यम की पावर वन को। एक अगर वन होगा तभी बनेगा, ये भी गलत है। इसका मतलब डी था डेनमार्क। प्रेशर की वैल्यू सही है, और प्रेशर में ए की वैल्यू वन होती है, बी की वैल्यू माइनस वन होती है, सी की वैल्यू माइनस 2। यानी इसका मतलब यम के ऊपर जो ए है उसके ऊपर पावर वन, और जो एल की पावर बी है उसकी पावर माइनस वन, और सी की पावर जो टी की पावर सी है, टी की पावर माइनस 2। ये डायमेंशन किसी की पावर वन को नहीं लिखा जाता, लेकिन माइनस वन लिखा जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, यम एल माइनस वन और टी माइनस 2। इसका मतलब देखो कैसे मैंने पकड़ा, आप आपको भी वही जज करना है। आपको ये चीज पता है बच्चों कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में यम होता ही नहीं। यानी अगर यम लिखना भी चाहो तो उसकी पावर जीरो लिखोगे, लेकिन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में यम की पावर क्या ए दिखा रहा है, ए को जीरो रहना चाहिए, जबकि जी के ए की पावर कितना दिया, वन वन, जो कि गलत दिया, क्योंकि जीरो होना चाहिए। दोनों गलत हो गए, मतलब ये रहते हुए भी नहीं बता पाएंगे। तीसरा, फोर्स में यम इंटू ए होता है, और यम इसका डायमेंशन होता है यम यल टी माइनस 2। यम की पावर वन मतलब यम की पावर मतलब यम है तो यम की पावर वन, जबकि यहाँ यम की पावर जीरो दिया। ए की यम को पावर को ये बता रहा है, यानी एक जीरो दिखाया जबकि वन होना चाहिए। इसके कारण ये गलत हुआ। और बचा प्रेशर, तो इसका मतलब जब तीन आंसर गलत है तो चौथा तो अपने आप सही है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है। विच ऑफ द टू फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। अच्छा ये बताइए, आपसे बोला है विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फाइव फिजिकल पैरामीटर, पांच फिजिकल पैरामीटर दिए हैं, तो उसमें से दो सेम है, वो कौन कौन से हैं जो जिसके डायमेंशन सेम है। एक चीज आपको क्लियर कर दे, देखिए आपके सामने एक खतरनाक क्वेश्चन, वेरी वेरी डेंजरस क्वेश्चन आया है। अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको आंसर इसके सामने ही नजर आ रहा है बच्चों। मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रिक इसका। इसके पहले वाले में हमको लग रहा है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा था कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और प्रेशर, इसमें कौन बता रहा है। आपको पता होना चाहिए कि यम की पावर जो ए है, ए की वैल्यू अगर जीरो है तभी वो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को बताएंगे, जबकि ए की पावर वहां वन दे दिया। इसलिए वेलोसिटी और प्रेशर, वेलोसिटी एक्सेलरेशन यानी वेग और त्वरण को नहीं बताया जा सकता। बच्चा दो आंसर, फोर्थ को बताना है तो यम की पावर वन होना चाहिए, क्योंकि यम होना चाहिए, जबकि यहीं से गलत हुआ, जीरो दिया था, इसका मतलब चौथा था। और सबसे खतरनाक डेंजरस क्वेश्चन है कि फाइव फिजिकल पैरामीटर्स में दो कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका बीमा सेम है, डायमेंशन सेम है। आपको एक चीज क्लियर कर दे बच्चों, यह चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा जो मैं आज बताने जा रहा हूं, कि कैसे आप क्वेश्चन को पकड़ेंगे। अगर क्वेश्चन पकड़ना सीख गए तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। और याद रखिएगा, आप निश्चित रूप से जो आपका सपना है वो निश्चित रूप से साकार होगा। चलिए, आपके सामने दिया है पहला ऑप्शन। देखिए आपके पांच ऑप्शन दिए हैं, उसमें से मैचिंग कराना, मैचिंग क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। इसमें ये पकड़ना सीखो गलत कौन है, गलत काटना सीखो, ऑटोमेटिक सही मिल जाएगा। पहली चीज देखिए, यहाँ दिया ऑप्शन ए, एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग मॉडुलस, मतलब एनर्जी डेंसिटी मतलब ऊर्जा घनत्व जो। दूसरा दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। तीसरा दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक, और चौथा यंग मॉडुलस यानी यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और पांचवा दिया मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र।
और ऑप्शन दिया है ए, कि इसमें बोला है कि ए और ई सेम है डायमेंशन में, बीमा में, बी और डी सेम है, सी और ई सेम है, और ए और डी सेम है। तो देखो आपको क्या कुछ कुछ आज आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको देखिएगा। देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी बीमा नहीं होती है, डायमेंशन लेस होते हैं, यानी बीमा होती ही नहीं। अगर ये बीम किसी और के, यानी दोनों ये सेम है, ये दोनों जहां होंगे वो सेम होंगे, और जिसके साथ अगर है इन दोनों को छोड़कर बाकी के भी डायमेंशन होते हैं, किसके एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस का सेम होता है, ml-1 t-2, मैग्नेटिक फील्ड का अलग होता है। या तो यह दोनों साथ में हो, या तो ये दोनों साथ में हो, लेकिन अगर यह किसी और के साथ में है तो कभी भी डायमेंशन सेम नहीं हो सकता। मेरी बात समझिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि अगर बी सी के साथ नहीं है, ए डी और ई में किसी के साथ है, तो सेम नहीं हो सकता। इसी तरह सी ए बी और डी के साथ है, ए डी और ई के साथ है, तो सेम नहीं हो सकता। जब भी सेम होंगे तो सी और बी या तो एक साथ हो डायमेंशन सेम में, या तो ए और डी एक साथ हो, ये चेक करना है। चलो बच्चा देखो, पहले देखेंगे बी और सी किसके अपने आपस में साथ है कि नहीं, नहीं है तो डायमेंशन नहीं। चलो बी किसके साथ है, बी डी के साथ है, जो कि नहीं होगा, क्योंकि बी को सी के साथ होना चाहिए था। और क्या नहीं है, जो सी है, सी को बी के साथ होना, जब बी सी के साथ है तो सी बी के साथ होना चाहिए, लेकिन सी ई के साथ है, ये भी गलत है। क्योंकि आपको बता दें कि जो बी और सी है यह डायमेंशन लेस होती है, यानी बीमाहीन होते हैं। ये आपस में हो सकते हैं, लेकिन किसी और के साथ है तो इक्वल नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि बाकी का तो डायमेंशन है किसका किसका, एनर्जी का है, एनर्जी डेंसिटी का है, यंग मॉडुलस का है, मैग्नेटिक फील्ड का है, इन्हीं दो का नहीं। ये दोनों या तो साथ में हो तब ये डायमेंशन इक्वल देंगे, या तो किसी के साथ हो तब ये डायमेंशन इक्वल नहीं दे सकते, यानी देंगे तभी जब ये दोनों साथ में हो। अब आगे देखिएगा, हमने देखा बी के साथ सी होना चाहिए, लेकिन बी के साथ टी हो गया, इसलिए मतलब गलत हुआ। सी बी के साथ होना चाहिए, लेकिन सी ई के साथ। अब यह बचा और यह बचा, अब ये देखना है कि कौन, अब बी और सी किसी और के साथ नहीं है, एक साथ ई है और एक साथ डी है। मैं अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस ये दोनों का डायमेंशन सेम होता है, वो होता क्या है, यम l-1 t-2, यानी इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी और यंग मॉडुलस ए और डी, ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क, ए और डी सही है। मेरे कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चन में मैचिंग कराते समय बहुत सी गलतियां होती हैं, ऐसे करते रह जाएंगे आपको नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन में बस ये देखना है कि कौन सेम है। जैसे बी और डी, बी और सी सेम थे और ए और डी सेम थे, या तो बी और सी हो एक जगह, या तो ए और डी हो। लेकिन अगर इन दोनों में से दोनों किसी और के साथ हैं तो कभी भी सेम नहीं हो सकते। जैसे बी पहली बार डी के साथ था, जबकि सी के साथ होता तो सही होता, ये नहीं है। सी जो है सीधे सीधे ए के साथ है, ई के साथ है, जो कि गलत है, जबकि उसको बी के साथ होना चाहिए। ए और डी यही एक साथ है, क्योंकि ए और डी एक साथ हो, चाहे ए और डी एक साथ हो, चाहे बी और सी एक साथ हो, अगर ये दोनों साथ होते तो डायमेंशन सेम होता, जिसके कारण बी और सी एक साथ नहीं बल्कि ए और डी एक साथ है, इसलिए ऑप्शन डी फॉर डेनमार्क आपका ये ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ द मास एल एंड टाइम टी ऑफ द करेंट आई पुट विल बी। आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन कौन सा सही होगा। चलो बच्चों इसको दिखा देते हैं आपको कैसे करना है। यानी इसका मतलब आपको पता चला कि दो पैरामीटर्स बी और सी एक साथ सेम थे, ए और डी एक साथ सेम थे, लेकिन बी और सी कहीं नजर नहीं आया, बल्कि ए और डी नजर आ रहा है, तो ए और डी के कारण डी फॉर डेनमार्क आंसर सही होता है। अब आगे देखिएगा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन टर्म ऑफ डायमेंशन ऑफ मास ऑफ यल, लेंथ यल, ऑफ टाइम टी एंड करेंट इज आई पुट बी। यानी आपसे बोला है कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V अपॉन I। अगर डायरेक्ट आपको डायमेंशन याद है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेक करना सीखिए, ऑटोमेटिक कुछ तो आ ही जाएगा आपके सामने। चलिए देखो बच्चों, यह आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, लेकिन ये नहीं है, इसको आप लिखेंगे W/Q इंटू आई। फिर से एक बार देखते हैं, यह दोनों नहीं है, Q को लिख सकते हैं बेटा W
डब्ल्यू को रहने दो क्योंकि आपको डायमेंशन आपको याद है, और क्यू का होता है बेटा आई टी, और आई पहले से, यानी डब्ल्यू का डायमेंशन हुआ यम यल टू टी माइनस टू, और आई का हुआ, आई को आई भी लिखते हैं ए भी लिखते हैं, तो क्वेश्चन के ऊपर है क्या दिया है, आई दिया है, आई स्क्वायर, और यहाँ पे टी, सबको ऊपर ले जाएंगे बच्चों, यह हो जाएगा यम यल टू टी माइनस, यहाँ टी एक ही टाइम्स है ना, टी एक ही बार है, टी माइनस थ्री, और आई की पावर टू, ये टू है, टी की पावर वन है, टी की पावर थ्री, आई की पावर माइनस टू, यानी बना एम एल टू टी माइनस थ्री आई की पावर माइनस टू। देखो कैसे पकड़ेंगे, गलत कहाँ है, देखिए एक चीज याद रखिएगा, एम एल टू टी माइनस टू केवल वर्क का होता है, ये जो कि है नहीं, एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस टू, यही आपका आंसर है, यानी सी फॉर चाइना, ठीक है, ये एम एल टू टी माइनस थ्री और आई माइनस वन, आई माइनस टू, यानी कैसे ब्रेक किया मैंने, वी अपान आई, the ratio of electric potential difference and electric current flow circuit is called electric resistance of the circuit। V को लिखते हैं W by Q, Q को मैंने फिर तोड़ लिया IT, W का डायमेंशन जानते हैं, W वर्क एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड हीट, द डायमेंशन आर सेम, यानी ऊर्जा हो, चाहे ऊर्जा के प्रकार हो, चाहे कार्य हो, चाहे उष्मा हो, सभी का बीमा सेम होता है, ml2 t माइनस टू, यह आई लिखा है, ए भी लिखते हैं, आई स्क्वायर और टी ऊपर चला गया सब, एम एल टू टी माइनस थ्री, ये टी वन है तो ऊपर जाएगा तो टी माइनस थ्री हो जाएगा, और यहाँ पे आई है तो आई की पावर माइनस टू, यानी 14 नंबर आंसर, यानी हो जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री आई माइनस वन, आई माइनस टू। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन देखते हैं, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, डायमेंशन में बहुत इजी होता है, अगर आपको नहीं आ रहा है, फार्मूला बस तैयार रहे तो आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करिए, यानी मूल राशि में, मूल क्वांटिटीज में ब्रेक करते चलिए, और उसके बाद सिंबल दे दीजिए, और सिंबल देने के बाद आपका डायमेंशन सब आ जाएंगे, क्योंकि सिंबल देने के बाद सभी को ऊपर ले जाइए और डायमेंशन आपका क्लियर होगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन बोला है द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ 2004 में, एक बार फिर से आ गया, अभी तक इससे पहले पहला ही क्वेश्चन था ई बाई जी, द रेशियो ऑफ ई बाई जी। देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, एक दूसरे में पास आउट हो रहे हैं, अगर आपको बस थोड़ा सा ही फार्मूला याद है तो क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी है कराने का, और क्वेश्चन आप 100%, यह मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आप करके आएंगे और सही करके आएंगे, करेक्ट। देखिए डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, और एक चीज कभी भूलिएगा नहीं कि जो हार कर जीतता उसी को बाजीगर कहते हैं, तो याद रखिएगा, आप हमेशा इस कोशिश में रहिएगा कि हमेशा अगर आप डिफीट है तो उससे हारिएगा नहीं, उससे आप जीत हासिल करिए, कि मैं आज जीत के दिखाऊंगा, जो आपका सपना हो पूरा हो, और मेरी उम्मीद है कि आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में और बहुत अच्छे कार्य भी करेंगे, मुझे उम्मीद आते, मेरे मेरे मेरा आशीर्वाद भी है और मेरी उम्मीद भी है, और हमारे साथ के सहयोगी टीचरों की भी उम्मीद है। चलिए आगे देखिए, डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एफ इक्वल टू, यह होता है जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन में कैपिटल जी का डायमेंशन पूछा है, एफ आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू इक्वल टू जी। आप इसका अगर डायमेंशन डायरेक्ट रखना चाहते रखो, नहीं तो अगर एफ का डायमेंशन पता है तो रखिए, नहीं तो आप ब्रेक करना सीखिए। चलिए देखिए डायमेंशन रख रहे हैं, एम का होता है एफ का एम एल टी माइनस टू, और आर का होता है एल स्क्वायर, यम का होता है एम स्क्वायर, यम दो बार है, सबको ऊपर ले जाइए, जब ऊपर ले जाएंगे बच्चों तो यह यम की पावर यह माइनस टू होगा, और यहाँ पे पहले से वन है, प्लस वन ऐड हो जाएंगे, यल की पावर यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू है, तो टू प्लस वन ऐड होंगे, और टी की पावर माइनस टू पहले से है, और यहाँ पे हो जाएगा एम की पावर माइनस वन, यल की पावर थ्री, टी की पावर माइनस टू, यानी आपका ऑप्शन हुआ एम की पावर माइनस वन वाला ऑप्शन, यल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू, बी फॉर डेनमार्क आंसर। अगर आपको मान लीजिए यही क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको डायमेंशन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, वो भी मैं सिखा रहा हूँ, यानी इसका ऑप्शन हुआ बी फॉर डेनमार्क एम माइनस वन यल क्यूब और टी की पावर माइनस टू। अगर आपको नहीं आता है तो उसको कैसे करेंगे वो देख लो। चलिए बच्चों इसको देखते हैं,
कैसे करेंगे, मान लीजिए आपके सामने, अब बस फार्मूला याद हो तो मैं करना सिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन गलत आप नहीं कर सकते हो, और आपको समय भी नहीं, इतना फास्ट स्पीड में लिखिए कि आपको समय भी कम लगे। देखिए यहाँ पे यही था, इसको हम पहले ब्रेक करते हैं, और आपको इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि जब तक फंडामेंटल क्वांटिटीज में ना ब्रेक हो जाए तब तक ब्रेक करते रहेंगे, फार्मूले को तोड़ते रहेंगे। देखिए ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज यप नहीं है, क्योंकि ये डिराइव क्वांटिटीज है। यप को लिखेंगे यम इंटू एनी व्युत्पन्न राशि, जिसे कहते हैं दिन। फंडामेंटल का मतलब मूल राशि। द्रव्यमान आपका आता है सातों में, दूरी भी आती है आपके सातों में, यप नहीं आता है, यम इंटू ए आर स्क्वायर बाई यम वन यम टू। देखिए यम से एक यम कैंसिल, क्योंकि मास है, किलोग्राम है। एक्सलेशन अभी भी नहीं है, ए को तोड़ेंगे, ए को लिखेंगे वी बाई टी आर स्क्वायर यम टू इक्वल टू जी। फिर से एक बार वी को फिर ब्रेक करेंगे, यहां पर लिखेंगे यस बाई टी, तो टी पहले से एक है, टी स्क्वायर इंटू यम, और यहां पर आर स्क्वायर पहले से, यानी आपका बन गया क्या, यानी मास को ऊपर ले जाएंगे तो यम की पावर -1 हुआ। ये मीटर, ये भी मीटर स्क्वायर यानी मीटर क्यूब यानी यल क्यूब, और टी की पावर आपका बना क्या, ऊपर जाएगा तो 2 है तो -2, यानी ये बन गया यम -1 यल क्यूब टी -2, टी फॉर डेनमार्क आंसर हुआ। इस तरह क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू ऑफ, मतलब बोला है द डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू दैट ऑफ एनर्जी, यानी ये बोला है कि प्लांक कांस्टेंट की बीमा किस, ये क्वेश्चन में बोला बच्चों कि प्लांक कांस्टेंट की बीमा किस भौतिक राशि के बराबर है, यह बोला है क्वेश्चन में। यह बोला है एनर्जी, दूसरा बोला मोमेंटम, तीसरा बोला एंगुलर मोमेंटम, चौथा बोला है पावर। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज फार्मूला पता होना चाहिए कि जिसके साथ प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन मैच कर जाएगा वही आपका सेम माना जाएगा, कि वह डायमेंशन में सेम यूनिट, सेम क्वांटिटीज है, सेम भौतिक राशि है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज है। चलिए आगे देखिए, इसमें करेंगे क्या, देखिए प्लांक कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट जो होता है ये होता है एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, यानी इसको हिंदी में कहते हैं बच्चों ऊर्जा बटे आवृत्ति। डायमेंशन ले लेते हैं इसका, और कोशिश करेंगे कि आपको जल्दी जल्दी आए। देखिए एनर्जी, एनर्जी का होता है बच्चा एम एल टू टी -2, और फ्रीक्वेंसी का होता है टी की पावर -1। जब ऊपर जाता है तो यह हो जाता है एम एल टू, और यह हो जाएगा टी -2 + 1, और जब सॉल्व करेंगे तो एम एल टू टी -1, यह बन जाता है एम एल टू टी -1। ये देखना है किसका है और किसका नहीं है। चलिए देखिए एनर्जी का तो नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी का होता है एम एल टू टी -2, जबकि टी -1 है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बच्चा, पी होता है, पी इक्वल टू होता है एम इंटू वी, और इसका सीधे सीधे होगा एम यल टी -1 यम, जबकि यहाँ यल स्क्वायर है तो इसका नहीं होगा ये भी। बचा एंगुलर मोमेंटम और पावर। एंगुलर मोमेंटम जे होता है, यानी कोणीय संवेग, यह होता है आई इंटू ओमेगा। आई क्या होता है बच्चों, आई जो होता है उसको लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर, और ओमेगा इक्वल टू वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू होता है वी बाई आर, आर से आर ए कैंसिल, यम वी आर। इसमें डायमेंशन देते हैं यम यल, देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इसका होगा यल टी -1, और आर का हो जाएगा यल, मिला के लिखेंगे एम एल टू टी -1, यानी इसका मतलब कि द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। लेकिन इसके पहले पावर भी चेक कर लो, P इक्वल टू होता है बेटा W बाई टी, और W का डायमेंशन होता है एम एल टू टी -2, और इसका होता है बच्चों T। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल टू टी -3 हो जाएगा,
जो कि नहीं मिल रहा है। प्लांक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है वो ml2t-1 होता है। इसलिए यह वर एनर्जी के इक्वल नहीं है, मोमेंटम के तो एकदम इक्वल नहीं है, केवल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल है, जिसको हम कोणीय संवेग कहते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा, द डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यह एनर्जी और मोमेंटम और पावर के इक्वल नहीं, कोई एक आंसर सही है, वो है आपका एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम आया, क्योंकि हम जब एनर्जी का निकाले तो ml2t-2 जो मैच नहीं कर रहा था, मोमेंटम का निकाले तो m इंटू वी होता है, जिसको रेखीय संवेग कहते हैं। m-l-t-1 जो भी मैच नहीं किया, एंगुलर मोमेंटम जैसे किए m भी r होता है या m r² इंटू ओमेगा होता है। सॉल्व किए तो आपका मैच करने लगा ml2t-2। उस क्वेश्चन में आपको समय लगेंगे, लेकिन आप जल्दी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन। कौन सा ऐसा पेयर है जो इक्वल डायमेंशन नहीं देता है? कौन सा ऐसा पेयर है जो इक्वल डायमेंशन नहीं देता है? वो क्या है, वो देखो। बोला है विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन। कौन सा ऐसा पेयर है जो इक्वल डायमेंशन को नहीं दे सकता? पहला है एनर्जी एंड टॉर्क, ऊर्जा और बल आघूर्ण, फोर्स एंड इंपल्स, बल और आवेग, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट। अभी अभी एक क्वेश्चन हुआ है कि एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट ही ये दोनों सेम थे, ये तो होने का सवाल ही नहीं है कि डायमेंशन नहीं देते हो, ये देते हैं, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक कांस्टेंट। और अगला है इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। अभी मैं ये भी बताया उससे अभी पीछे वाले क्वेश्चन में मैं बताया था कि जितने भी मॉडुलस हैं, प्रेशर हैं, स्ट्रेस हैं, वो सभी का डायमेंशन सेम होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, विच पेयर हैव नॉट इक्वल डायमेंशन। कौन सा ऐसा जोड़ा है जो सेम बीमा को नहीं देता? लेकिन यहां पर ये दो क्वेश्चन तो पहले ही आंसर गलत हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट के इक्वल होता है डायमेंशन में, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर, स्ट्रेस, ये सब इक्वल होते हैं, यानी इनकी बीमा सेम होती है। बचे दो आंसर, एनर्जी एंड टॉर्क। एनर्जी क्या होता है भाई? एक तरह का वर्क होता है, यह होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और टार भी यह होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये दोनों सेम होते हैं यूनिट में, फार्मूले में, इसलिए ये भी देते हैं। बचा क्या? फोर्स एंड इंपल्स। यही ऐसे हैं जो आपको डायमेंशन इक्वल नहीं होते। कैसे मैंने पकड़ा, ये भी चीज क्लियर कर दे। बोला है कि इसमें कौन डायमेंशन जो इक्वल नहीं, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो डायमेंशन बीमा में इक्वल नहीं है? के सामने दिया था एनर्जी एंड टॉर्क, दोनों का सेम फार्मूला होता है और दोनों का डायमेंशन भी सेम होता है, इसलिए सेम होने के कारण ml2t-2 पहला आंसर हो ही नहीं सकता। जबकि अगर बोलता कि डायमेंशन इक्वल है तो आपका पहला रहता, तीसरा और चौथा तीनों आंसर सही रहते। बोला नहीं इक्वल है, यानी इसका मतलब जो इक्वल ना हो, ये तो इक्वल है। सी ऑप्शन में एंगुलर मोमेंटम प्लांक कांस्टेंट दोनों का भी मैंने निकाल के दिखाया, ये भी इक्वल है। ये इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर ये भी निकाल के दिखाया था, ml-1t-1, यही बताया था ml-1t-2, ये मैंने आपको बताया था। ये इलास्टिक मॉडुलस प्रेशर भी इक्वल, आपस में इक्वल है, यानी फोर्स और इंपल्स यही दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फार्मूला बता दे रहे हैं कि जो फोर्स होता है यह फोर्स है, इंपल्स जो होता है बेटा F इंटू डेल्टा टी होता है। यानी इसमें यह अगर इसका डायमेंशन लेते हैं m-l-t-2 और इसका डायमेंशन लेते हैं तो यहां पर आपका बन जाता है m-l-t-1, जो कि इक्वल नहीं है। जहां फोर्स का डायमेंशन m-l-t-2 होता है, वही इंपल्स का डायमेंशन m-l-t-1 होता है, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। अब आगे देखिएगा, यानी इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा इक्वल नहीं है? बी फॉर बॉम्बे, फोर्स एंड इंपल्स। द डायमेंशन ऑफ फोर्स एंड इंपल्स आर नॉट इक्वल। इक्वल डायमेंशन इज एनर्जी एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, प्लांक कांस्टेंट एंड इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। अगला क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ द इंपल्स आर इक्वल दैट। द डायमेंशन ऑफ इंपल्स आर इक्वल दैट, फिर से क्वेश्चन वही आया, द डायमेंशन ऑफ इंपल्स किसके, यानी जो आवेग है, इंपल्स माने होता है बेटा आवेग, किसके बराबर होता है? तो आप लोग 11th में एक चीज पढ़े होंगे, द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू इंपल्स, यानी संवेग परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। आपको एक चीज बता दें, आई और डेल्टा पी या पी का जो डायमेंशन होता है वो हमेशा m-l-t-1 होता है।
बोला है किसके इक्वल है, तो इंपल्स हमेशा फोर्स के इक्वल, इंपल्स हमेशा द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होगा। यानी जो आवेग होगा वो किसके इक्वल होगा, वो संवेग के इक्वल होगा। तो यानी बोला है कि द डायमेंशन ऑफ इंपल्स इक्वल टू, यानी आवेग का बीमा किसके बराबर है, प्रेशर माने होता है दाब, लीनियर मोमेंटम माने होता है रेखी संवेग, फोर्स माने होता है बल, एंगुलर मोमेंटम माने होता है कोणीय संवेग। तो यानी आपको मैंने अभी बताया कि आई जो होता है डेल्टा पी, ये देने वाले कौन थे, न्यूटन्स ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इसकी चर्चा की थी कि किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके लीनियर मोमेंटम में चेंजिंग नजर आती है। और लीनियर मोमेंटम में जो चेंजिंग होती है वह इंपल्स की इक्वल होती है। यानी संवेग परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। इसका मतलब कि आई इक्वल टू डेल्टा पी, यानी आई इज ए इंपल्स यानी आवेग, और वी डेल्टा पी इज द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। So the dimension of impulse equal to the linear momentum v for Bombay. Which of the following dimensions same, आप देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कैंसिल करना सीखिए, ऑटोमेटिक आप आंसर बता देंगे कि क्या आंसर होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करना है आपके सामने ही, देखिए करूंगा और आपको आएगा। बस फार्मूले मेंटेन किए रहिए, क्वेश्चन आप जवाब आराम से आप दे सकते हैं। यह जो क्लास चलाई जा रही है ये उन बच्चों के लिए है जो हमारे छठ पूजा में गए हैं, और जो हमारे बच्चे ऑफलाइन भी कर रहे हैं ऑनलाइन भी कर रहे हैं, उन दोनों बच्चों के लिए क्लास चलाई जा रही है कि उनका कहीं से नुकसान न हो। और संकल्प इसीलिए इस बात के लिए अग्रणी रहता है कि हमेशा वो बच्चों के हित की बात करता है और हित के लिए वो कार्य करता है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम दैट ऑफ द टाइम। बोला है कि कौन सा ऐसा, जो चारों ऑप्शन में कौन ऐसा है जो टाइम के बराबर डायमेंशन देता है, एल बाई आर, सी बाई एल, एल सी एंड आर बाई एल। एक एक ब्रेक करना सीखते हैं, उसके बाद कोशिश करेंगे। अगर आप फार्मूला आपको बच्चों तैयार है तो निश्चित रूप से आप कर ले जाओगे कि क्वेश्चन में क्या दे रहा है। देखिए पहला एल बाई आर, एल बाई आर या लीजिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या कोफिशिएंट सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये क्या है, या आर इज ए रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी यह क्या है, स्व प्रेरण गुणांक है, और आर प्रतिरोध है, सी जहां दिखाई दे रहा है वह धारिता है, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर है। अब देखिए यल बाई आर बोला है, बहुत आराम से करेंगे इसको, देखिए कैसे, देखो यल को लिखते हैं माइनस ई डेल्टा टी अपान आई, आर को लिखेंगे बेटा वी अपान आई। चलिए आई से आई कैंसिल, भी बोल्ट होता है, ए भी बोल्ट होता है, कैंसिल, यानी एल बाई आर ही डेल्टा टी को जन्म देता है, यानी टाइम को, यानी ऑप्शन सीधे सीधे मिल गया, एल बाई आर इज ए द रेशियो ऑफ एल, द डायमेंशन रेशियो ऑफ एल बाई आर इज द डायमेंशन ऑफ टाइम। ये क्यों नहीं है इसको भी देख लेते हैं। सी इक्वल टू दिया है सी बाई एल, सी को लिखते हैं बेटा क्यू बाई वी, और यल को लिखते हैं ई अपान डेल्टा आई इंटू डेल्टा टी, जो कि कैंसिल नहीं हो रहा है, तो जब कैंसिल हो टाइम को नहीं देंगे। तीसरा एलसी क्यों नहीं है, एलसी में फिर वही चीज, ई डेल्टा आई अपान डेल्टा टी माइनस लगाते हैं, और सी को सी यानी क्यू बाई वी लिखते हैं, वी से तो वी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे अगर हम ब्रेक करते हैं डेल्टा टी, क्यू को लिख सकते हैं आई टी, और यहाँ पे आई पहले से, आई से आई कैंसिल, यानी हो जाएगा माइनस डेल्टा टी स्क्वायर, जो कि टी होना चाहिए, जो कि गलत है। और आर बाई एल क्यों नहीं है, जब एल बाई आर आपको मिल गया कि टी है तो ये तो टी इनवर्स को बताएगा, क्योंकि उल्टा है। और जब टी इनवर्स नहीं पूछा बल्कि पूछा है टाइम, यानी टाइम को पूछा है, तो यानी ऑप्शन है एल बाई आर, ए फॉर अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन कांस्टेंट, क्वेश्चन फिर से रिपीट कि कौन से ऐसे क्वांटिज है, कौन से ऐसे क्वांटिज है जिसके डायमेंशन कांस्टेंट में आते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड पॉइजन रेशियो। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बच्चा, देखिए इसमें बोला है कि डायमेंशनल कांस्टेंट कौन से हैं कौन से नहीं है।
इसमें अगर आपको ध्यान से देखें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और पॉइजन रेशियो, तो ये पहली बात तो होगी ये डायमेंशनलेस है, यह रिलेटिव डेंसिटी भी डायमेंशनलेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डायमेंशनलेस है, यानी बी फॉर बॉम्बे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी ये बीमाहीन है तीनों, बस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही क्या है, एक तरह से डायमेंशन कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है। क्यों फिक्स होती है? क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11, यह वैल्यू फिक्स है, इसलिए डायमेंशन कांस्टेंट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएंगे। द डायमेंशन इज आरसी, आरसी अभी कुछ देर पहले आरसी इसी तरह सेम करना है। आरसी का डायमेंशन किसके इक्वल होता है? चलिए एक बार इसको करते हैं 21 को। ये क्लियर हुआ बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन कांस्टेंट, देखो रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस होता है, तो डायमेंशन, ये डायमेंशन पूछा है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ये भी डायमेंशनलेस होता है, पॉइजन रेशियो ये भी डायमेंशनलेस होता है, बीमाहीन होता है। तो डायमेंशन की जब बात किया तो डायमेंशन तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट कहां से होंगे, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, यानी सही आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और ये इससे इस क्वेश्चन का लास्ट होगा, फिर अगले दिन फिर से एक बार आपके सामने 22 नंबर से आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं और कैसे लग रहे हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और इस क्वेश्चन पे आप हमारी साथ देंगे और आप, हमको पूरा विश्वास है कि आप अच्छा करके आएंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ आरसी, यानी आरसी का बीमा क्या होगा? जहां पे आर जो है बेटा प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, सी इज ए कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यानी चालक की धारिता है। आर को जब हम ब्रेक करते हैं तो वी अपान आई लिखते हैं और सी को लिखते हैं बेटा क्यू बाई वी, ठीक है। और इसको ब्रेक करेंगे कि द डायमेंशन ऑफ आरसी, देखो वी से वी कैंसिल, और आपको पता है बच्चों क्यू बाई आई आया, और क्यू बाई आई में क्यू को हम लिख सकते हैं आई इंटू टी, आई से आई कैंसिल यानी टी, यानी टी किसके इक्वल हुआ? समय के, यानी हो गया टाइम। द डायमेंशन ऑफ आरसी इज टाइम। ओके, आज का क्लास खत्म होता है बेटा, थैंक यू।